हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे कि मोमेंट और कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे वैरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मोमेंट और कर्वेचर के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि मोमेंट और कर्वेचर कैसे एक दूसरे के साथ वैरी करते हैं। ठीक है, तो आपको मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप जानने के लिए आपको पहले मोमेंट फार्मूला यानी कि बेंडिंग फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रॉम बेंडिंग फार्मूला हम लोग ये देख सकते हैं कि बेंडिंग फार्मूला से हमको ये एक रिलेशनशिप मिलता है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो ये रिलेशनशिप में इंडिविजुअली क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जो m है वो मोमेंट है एट एनी सेक्शन, i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट वो बीम बेंट हो रहा होगा। सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है एट एनी सेक्शन, y जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एनी फाइबर, मतलब कि टॉप फाइबर का या बॉटम फाइबर का। अगर मैक्सिमम कर दे y मैक्स, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस या फिर बॉटम फाइबर का डिस्टेंस मैक्सिमम। ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आर जो है वो रेडियस है। रेडियस किस चीज का है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस क्या होता है कि अगर कोई बीम है ना, अगर इस पे लोडिंग आता है, जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ से लोड आ रहा है सेंटर से, तो ये बीम बेंट करता है। ये बीम बेंट करता है, तो ये बीम जैसे बेंट करता है, तो बेंट करने का मतलब कि किसी रेडियस के अबाउट बेंट करता है, किसी सेंटर के अबाउट बेंट करता है, मतलब ये बेंट हुआ ना। तो ये इसके बेंड को हालांकि कोई पैटर्न हो, लेकिन हम लोग सर्कुलर मानते हैं। जब ये बेंडिंग फॉर्मूला डिराइव किया गया था, तो इस बेंडिंग को सर्कुलर मान के डिराइव किया जाता है। तो ये किसी पॉइंट सेंटर ओ के अबाउट बेंड करता है, जिसका रेडियस आर निकल के आता है। तो इसी रेडियस का बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस है वो मोमेंट के हिसाब से चेंज करते रहता है। जहां जहां मोमेंट बदलता रहेगा वो रेडियस बदलते रहता है। तो ठीक है, ये है, ये आर रेडियस है और हम लोग यहाँ पे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं। तो मोमेंट और कर्वेचर के रिलेशनशिप के बारे में हमको देखने के लिए हमको बीच में से ये और ये निकालना पड़ेगा। बस हमको बीच वाले का काम नहीं है, स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ का कोई यूज नहीं है। तो हम लोग एम बाई आई और ई बाई आर वाले पार्ट को अलग करेंगे और यहाँ से सब चीज देखेंगे। ठीक है, जैसे अब आपको ये एक रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन से हम लोग सब चीज समझ सकते हैं कि मोमेंट का कर्वेचर के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब सवाल ये पैदा जाता है कि कर्वेचर क्या है। कर्वेचर क्या होगा कि कर्वेचर देखने के लिए आपको ये पता करना होगा कि कर्वेचर क्या होता है कि रेडियस का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब कि आर रेडियस है तो 1/r कर्वेचर कहलाता है उसका। अब कैसे इसको कर्वेचर बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर भी किसी भी सर्किल का या किसी आर्क का रेडियस आप बढ़ाते हैं तो उसका कर्वेचर क्या होता है, मतलब कर्व, कितना कर्व हुआ वो। अच्छा एक बार बताइए, चलिए कंपेरिजन करते हैं। ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, किसका रेडियस ज्यादा है, किसका कर्वेचर ज्यादा है? देखिए, इसका रेडियस ज्यादा है इसके रेडियस से, लेकिन कर्वेचर किसका बोलेंगे, कौन ज्यादा कर्व है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेट, मतलब ये थोड़ा सा कम कर्व दिख रहा है, ये इसका आर्क थोड़ा ज्यादा कर्व दिख रहा है, मतलब तो इसलिए इसका जो कर्वेचर है ना वो ज्यादा निकल के आता है इससे। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो कर्वेचर और रेडियस का रिलेशनशिप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/r को हम लोग कर्वेचर ही बोल सकते हैं। तो 1/r को कर्वेचर एक्चुअली बोलते भी हैं। तो यहाँ पे एक नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो 1/r होता है ना, यहाँ पे ये 1/r इसी को कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग को कर्वेचर और मोमेंट के बीच में रिलेशन निकल के आएगा यहां से, कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1/r को यहां से अलग करते हैं, क्योंकि e जो है कांस्टेंट है, उसको उस साइड भेज सकते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू निकल के आएगा m/ei। m/ei यहां से, अब यहां से कर्वेचर और मोमेंट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आया। अगर ei को कांस्टेंट कर दिया जाए, किसी सेक्शन के ei को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब कि मटेरियल कांस्टेंट कर दिया जाए और सेक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको कांस्टेंट कर दिया जाए, सेक्शन को कांस्टेंट कर दिया जाए, तब जाके जो हमारा कर्वेचर है, हमारा जो कर्वेचर है 1/r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब कि मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हमारा कर्वेचर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जितना आप मोमेंट लगाएंगे वो उतना ही बीम बेंड करेगा। ऐसी बात है, ऑब्वियस है। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन निकल के आया? ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का अभी यूज आएगा जब हम लोग मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप को प्लास्टिक में देखेंगे। ये सब इलास्टिक का बात हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट, मतलब यील्डिंग पॉइंट तक ही वैलिड है, ये प्लास्टिक में वैलिड नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन में हम लोग क्या नोट करेंगे, कंक्लूजन में ये नोट करेंगे कि कर्वेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट। जो कर्वेचर है हमारा वो मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब मोमेंट को बढ़ाएंगे तो कर्वेचर बढ़ेगा किसी बीम का। ऑब्वियस है, किसी बीम पे मोमेंट या लोड को बढ़ाते जाएंगे तो वो उसका जो बेंट शेप है वो बढ़ता ही जाएगा, तो उससे हमको जो बीम होगा वो उसका बेंट शेप बढ़ता जाएगा तो उसका कर्वेचर भी बढ़ता जाएगा। रेडियस कर्वेचर बढ़ता जाएगा तो रेडियस घटता जाएगा। ऑब्वियस है ये चीजें। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग प्लास्टिक में कैसे वैलिड करवाते हैं, प्लास्टिक में क्या होता है इस रिलेशनशिप का मतलब, तो इसको देखते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटो हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम पढ़ रहे हैं। तो ये रहा इलास्टिक स्टडी। ये जो जनरल बेंडिंग फॉर्मूला जो निकल के आता है वो इलास्टिक स्टडी के लिए निकल के आता है, वो इलास्टिक जोन में होता है हमारा बीम, तो ये उसी पे वैलिड होता है। तो वहां से ये निकल के आया कि जो कर्वेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट के, कि जब तक वो बीम इलास्टिक है या जब तक बीम वो यील्डिंग तक रीच कर रहा है तब तक ये हमारा जो मोमेंट फॉर्मूला है वो वैलिड होगा, और तब तक जो हमारा कर्वेचर होगा वो मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ही वो प्लास्टिक जोन में जाएगा तब क्या होगा उसके साथ, तो वो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां से दो नोट पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको हम अभी बताएंगे। हमारे बीम में जब हम लोग मोमेंट प्लास्टिक एनालिसिस कर रहे थे बीम का, तो 3-4 स्टेट आए थे। जैसे कि एक बिलो यील्ड मोमेंट पे भी पहुंचा था हमारा बीम, बिलो यील्ड पॉइंट था, उसमें जो भी स्ट्रेस था बीम में वो बिलो यील्ड लिमिट था। उसके बाद हम लोग यील्डिंग तक रीच करते हैं। यील्डिंग तक रीच करने के बाद यील्डिंग और प्लास्टिक के बीच में कहीं रीच करते हैं। अगर लोड जैसे से ये तब का बात कर रहे हैं जब हम लोग लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, लोड को बढ़ाने के साथ साथ बीम को एनालाइज कर रहे हैं कि जो इसका स्ट्रेस लेवल है वो कहां कहां तक पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले जो बीम था हमारा वो अंडर बिलो यील्डिंग पॉइंट था, उसके बाद बीम का टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर से यील्डिंग पे पहुंचा था, उसके बाद कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पे थे जहां पे बीम का टॉप फाइबर और कुछ और फाइबर यील्ड कर चुका था और नीचे से भी कुछ और फाइबर यील्ड कर चुका था। उसके बाद फाइनली हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, प्लास्टिक स्टेट पे पहुंचते हैं, फुली प्लास्टिक स्टेट पे, जहां पे मोस्ट ऑफ द फाइबर बीम का यील्ड कर चुका होता है। उसी स्टेट को बोलते हैं फुली प्लास्टिक स्टेट। और बहुत बीच में मतलब फुली प्लास्टिक स्टेट रीच करने के बाद प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है और वहीं पे हमारा जो बीम होता है वो फेल कर जाता है अंडरगो रिजिड बॉडी रोटेशन के साथ। वो प्लास्टिक हिंज बनते ही उसमें रिजिड बॉडी रोटेशन होता है और वो उसका फेलियर हो जाता है। तो हम लोग दो कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कि यील्डिंग तक पहुंचने तक क्या होता है और यील्डिंग के बाद जब वो प्लास्टिक में पहुंच जाता है तब उसके साथ क्या होता है। तो पहले हम लोग यील्डिंग तक देखते हैं। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, ये पहला स्टेटमेंट होगा कि एट बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग, एट बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग जो होगा वो हमारा उस समय जो कर्वेचर निकल के आएगा वो m के जगह आप my से रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही हमारा क्रॉस सेक्शन का फर्स्ट फाइबर टॉप या बॉटम फाइबर यील्डिंग पे रीच किया, यील्ड होना स्टार्ट किया, उस समय जो मोमेंट निकल के आता था वो क्या निकल के आता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आता था, मतलब यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आता था। यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है तो यहाँ पे आप m को, मोमेंट को यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप m को यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो वो जो कर्वेचर देगा वो एट द बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग का जो कर्वेचर देगा। तो इसलिए आप m को my से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रहा एक रिलेशन जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग के लिए सिर्फ वैलिड है। अब यील्डिंग के बाद हमारा बीम फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पर भी तो रीच करेगा, उस समय हमारा कर्वेचर कितना होगा। तो उस तरह के कर्वेचर को यहां पे आप लिख लीजिए कि एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट हमारा जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर इज इनफाइनाइट। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों नोट पॉइंट जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट है। इसको तो सिंपल है, इसको भी हालांकि अभी डायग्राम में देख लेंगे कि कैसे ये वैलिड हुआ, क्योंकि अप टू द यील्डिंग पॉइंट आपको बता चुके हैं। अप टू द यील्डिंग पॉइंट जो हमारा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप होता है वो मोमेंट फॉर्मूला जो होता है वो वैलिड होता है। तो इस मोमेंट फॉर्मूला से कर्वेचर निकाल सकते हैं सीधा m/ei करके, लेकिन m के जगह आपको my रखना पड़ेगा क्योंकि अप टू द यील्डिंग पॉइंट है। आप जैसे ही यील्डिंग पर रीच किए हैं, इसका मतलब टॉप फाइबर बॉटम फाइबर रीच किया है, तो उस समय का जो मोमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या यील्ड मोमेंट कैपेसिटी बोलते थे। तो उस यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या यील्ड मोमेंट ऑफ कैपेसिटी को जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये जो कर्वेचर निकाल के देगा ये हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ यील्डिंग का कर्वेचर देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पर रीच करेंगे तो जो हमारा कर्वेचर निकल के आएगा वो इनफाइनाइट निकल के आएगा। इसको ही प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अभी इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप को देखने के लिए थोड़ा ये इस डायग्राम से देखना पड़ेगा हमको।
इस डायग्राम में मैंने ये बात दिखा रखा है, ये पहले भी आप देख चुके हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन को एज एग्जांपल लिया है और मैंने एक बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है अप टू द, ये है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जस्ट हमारा जो बीम है वो इल्ड करना स्टार्ट किया, मतलब टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर इल्डिंग तक पहुंच चुका है, इल्ड स्ट्रेस तक पहुंच चुका है, लेकिन इंटरमीडिएट जो फाइबर हैं वो अभी इल्डिंग तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका इलास्टिक सेक्शन, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेम होने वाला है, इसलिए इलास्टिक भी यहाँ से पास किया है और प्लास्टिक भी यहाँ से पास किया है। दोनों केस में जो वाई निकल के आएगा, अभी जो डेप्थ निकल के आएगा टॉप फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, वो h/2 निकल के आएगा। ये कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब फुल्ली प्लास्टिक स्टेट तो ये कहलाता है, जैसे ये इल्डिंग एट द बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग हो गया, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो सारा सेक्शन इल्डिंग पे पहुंचते जाएगा, सारा सेक्शन इल्डिंग पे पहुंचते जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों साइड से, तो इल्डिंग में पहुंचते गए, फाइनली हमारा फुल्ली प्लास्टिक स्टेट रीच करेगा, ये हो गया फुल्ली प्लास्टिक स्टेट, फुल्ली प्लास्टिक स्टेट ये हो गया, ये एट द बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग हो गया। तो बीच में कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा होगा जिसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं, जो वाई होगा ये कुछ कंसिडरेबल होगा, यानी कि मतलब वाई कुछ कंसिडरेबल होगा, मतलब वाई को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक बस थोड़ा सा फाइबर ही इल्डिंग पे पहुंचा है, मतलब इल्ड स्टेज पे पहुंचा है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लास्टिक स्टेट पे जाएंगे, फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे, आपको याद होगा कि ये वाई लगभग बहुत कम, मतलब ये इतना पतला सेक्शन बन जाता है, उसके बाद ये प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन करेगा। उसके प्लास्टिक हिंज के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत पतला, मतलब ये जो हमारा ये निकल के आता है वाई, वो लगभग इक्वल टू 0 निकल के आता है, बहुत टेंडिंग टू 0 होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो जितने में हमारा जो इलास्टिक, जितने में जो हमारा बीम का है बिहेवियर है वो इलास्टिक है, बाकी ऊपर प्लास्टिक नीचे प्लास्टिक, लेकिन बीच में ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, कहने का मतलब यहाँ पे इलास्टिक बिहेव कर रहा है हमारा जो बीम है, लेकिन बहुत कम जोन में इलास्टिक बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको फुल्ली प्लास्टिक स्टेट ही बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली फुल्ली प्लास्टिक स्टेट रीच करना कभी इंपॉसिबल होता है, क्योंकि जो वाई होता है वो कभी नेवर इक्वल टू 0 होगा, विल नेवर इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगा, इसलिए एक्चुअल में फुल्ली प्लास्टिक स्टेट, आइडियल फुल्ली प्लास्टिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसको हम लोग फुल्ली स्टेट बोल सकते हैं कि वाई टेंडिंग तो बहुत 0 हो गया, लोग बहुत छोटा चीज हो गया ये वाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको तो इस केस में समझ में आ गया कि जो मोमेंट और कर्वेचर का रिलेशनशिप होता है वो कैसे निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, क्योंकि बेंडिंग फार्मूला ही अप्लाई नहीं हो पाएगा फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं ना कि इल्डिंग तक पहुंचने तक, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप को, सीधा बेंडिंग फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे मोमेंट बढ़ेगा इसका मतलब हमारा जो कर्वेचर है वो बढ़ रहा होगा, और एट द बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग हम लोग मोमेंट के जगह पे एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डाल देंगे, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, कर्वेचर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे वो बेंडिंग फार्मूला तो वैलिड ही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग फार्मूला तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही बेंडिंग फार्मूला इसके बाद वैलिड नहीं होगा, लेकिन हम लोग बेंडिंग फार्मूला को फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। किस जोन में, इलास्टिक जोन में, या इलास्टिक जोन के अंदर हम लोग बेंडिंग फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग फार्मूला जो निकल के आया था हमारा, ये कितना निकल के आया था बेंडिंग फार्मूला, ये निकल के आया था M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/R। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये निकल के आया। तो अब हम लोग कर्वेचर देखने के लिए मोमेंट का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि मोमेंट तो बढ़ ही रहा है, अब हम लोग वाई का सहारा लेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनली अब इसके बाद हम लोग कर्वेचर को देखने के लिए बेंडिंग फार्मूला को तो पहले बता अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे भी तो सिर्फ इलास्टिक जोन में अप्लाई कर पाएंगे। अब न्यूट्रल एक्सिस वेरी कर रहा है, क्योंकि वाई वेरी कर, यहाँ पे जो वाई था वो कौन सा वाई था, क्या वाई था, वाई था न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहां तक जो हमारा बीम है वो इलास्टिक बिहेव कर रहा है, कहने का मतलब ये वाई डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से वहां तक जहां तक जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है वो लीनियर है। इस केस में टू द ये बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग पॉइंट, इल्डिंग स्ट्रेस अप टू द बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग, ये जो हमारा सेक्शन है इसका स्ट्रेस डायग्राम में जो है वो लीनियर है, कहां तक, अप टू द टोटल डेप्थ, मतलब टॉप फाइबर तक लीनियर है, इसलिए वाई यहाँ पे h/2 निकल के आ गया। लेकिन अब इल्डिंग के बाद सब सिनेरियो बदलेगा, इल्डिंग के बाद हमारा स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर का स्ट्रेस Fy बढ़ता जाएगा सेक्शन में, और जो हमारा डेप्थ है ये वाई जो है वो बदलता जाएगा। वाई क्या है,
न्यूट्रल एक्सिस से वो डेप्थ जहां तक हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है, जो है बेंडिंग ये स्ट्रेस जो है वो लीनियर है, बेंडिंग स्ट्रेस लीनियर बिहेव कर रहा है, वहां तक हम लोग वाई को देखेंगे और वो वाई अब घटता नजर आ रहा है। तो अब हम लोग कर्वेचर को देखने के लिए वाई का सहारा लेंगे, मतलब इस रिलेशनशिप का सहारा लेंगे, मोमेंट को बीच में लाएंगे, इस रिलेशनशिप का सहारा लेंगे। तो इस रिलेशनशिप से हमको ये निकल के आएगा क्या कि 1/r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई वाई इंटू ई। यहां से समझ में आया कि जो कर्वेचर है वो y के, अगर सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस को और e को, अगर बेंडिंग स्ट्रेस को और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो हमारा कर्वेचर है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यहां से देखिएगा कि जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर यानी कि 1/r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। y जैसे जैसे घटता जाएगा कर्वेचर बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यहां तक भी कर्वेचर बढ़ रहा था, इसके बाद भी कर्वेचर बढ़ेगा, यहां तक कर्वेचर बढ़ रहा था, इसके बाद भी कर्वेचर बढ़ेगा। तो ऑब्वियस था अगर मोमेंट से भी देखें तो, लेकिन मोमेंट से कोई एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा था। तो यहां से भी अगर हम लोग, क्योंकि उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते थे ना, अब उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते थे बेंडिंग फॉर्मूला को, अब वहीं देखेंगे जहां अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग इस बेंडिंग फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए मोमेंट को देखना बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अप्लाई करने के लिए हम लोग सिर्फ इलास्टिक जोन में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारा लीनियर बिहेव कर रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस लीनियर इतना ही जोन में बिहेव कर रहा है, मतलब वाई डेप्थ में बिहेव कर रहा है, तो वाई घटता जा रहा है। इसलिए जो हमारा ये रिलेशनशिप है वो घटते घटते वैलिड, मतलब घटते घटते ही वैलिड करा पाएंगे, वाई के साथ ही वैलिड करा पाएंगे। इसलिए जो कर्वेचर है आगे इलास्टिक के बाद जो कर्वेचर है वो वाई पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का वाई घटता जाएगा तो कर्वेचर हमारा बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा जो हम लोग स्टेटमेंट दिए थे सेकंड स्टेटमेंट की, एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट जो हमारा कर्वेचर है वो इनफाइनाइट क्यों निकल के आया था, इसीलिए कि अगर हम लोग फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे देखें, एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे देखें तो कर्वेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई वाई इंटू, सॉरी, कर्वेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में ई इंटू वाई। अब हमको पता है कि y कहाँ फुली प्लास्टिक स्टेट पे कितना है, लगभग 0 है, 10 to। तो जैसे ही इसको 10 to 0 कीजिएगा तो ये जैसे ही 10 to 0 होगा तो हमारा कर्वेचर कितना हो जाएगा, कर्वेचर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कर्वेचर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे ही ये y 0 को टेंड करेगा तो कर्वेचर हमारा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बोला कि प्रॉपर इनफाइनाइट नहीं होता है, एक्चुअली वो इलास्टिक के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। वो एक्चुअली इनफाइनाइट, हमको पता है कि y कभी 0 नहीं होगा एक्चुअली में, इसलिए वो इनफाइनाइट भी नहीं होता है। लेकिन वो इलास्टिक के केस में जो कर्वेचर होता है प्लास्टिक पे, फुली प्लास्टिक पे बहुत ही ज्यादा होता है। तो बस यहां से ये रिलेशन समझ में आता है। अब हम लोग एक सिंपल ग्राफ देखेंगे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप का। उस ग्राफ से ये समझेंगे कि सिंपली कर्वेचर हमारा कैसे वैलिड कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब जीरो लोडिंग से अप टू द फुली प्लास्टिक स्टेट तक। चलिए देखते हैं। चलिए तो इस डायग्राम से हम लोग फुली समझ लेते हैं कि मोमेंट और कर्वेचर का क्या रिलेशनशिप है अप टू द स्टार्टिंग ऑफ जीरो मोमेंट टू द प्लास्टिक मोमेंट। तो जैसे ही जीरो मोमेंट से प्लास्टिक मोमेंट तक जाएंगे तो हमारा मोमेंट है कर्वेचर के साथ कैसे, या फिर कर्वेचर मोमेंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये देख लेते हैं। तो हमको पता है कि इलास्टिक पॉइंट तक, मतलब कि जहां तक मोमेंट हमारा इल्ड मोमेंट है, मतलब कि जहां तक इल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करने का मतलब कि हमारा बिगिनिंग ऑफ इल्डिंग है, इल्डिंग स्टार्ट हो रहा है जस्ट अभी। तो इल्डिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ, टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर इल्ड किया, उस समय तक जो हमारा मोमेंट और कर्वेचर का रिलेशनशिप था वो क्या था, लीनियर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किस पे, मोमेंट पे। जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता जाएगा तो कर्वेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा मोमेंट और कर्वेचर के बीच में। मोमेंट और कर्वेचर के बीच में जो रिलेशनशिप निकल के आएगा वो लीनियर निकल के आएगा अप टू द इल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक। तो यहां तक मैंने लीनियर दिखा रखा है। उसके बाद जैसे ही इल्ड मोमेंट पे टॉप फाइबर बॉटम फाइबर रीच कर चुका, अब वो प्लास्टिक की तरह रीच कर रहा है, मतलब प्लास्टिक की तरफ जा रहा है, वो फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पर रीच होने वाला है। उसके बाद जो हमारा मोमेंट और कर्वेचर का रिलेशनशिप था वो न्यूट्रल एक्सिस, मतलब y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था। जैसे जैसे y घटता जाएगा तो मोमेंट बढ़ता जाएगा और उसके बाद जो हमारा कर्वेचर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जैसी बात है, उसके बाद भी हमारा मोमेंट, उसके बाद भी कर्वेचर बढ़ेगा। देखिए उसके बाद भी हमारा इल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद भी जब प्लास्टिक मोमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कर्वेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि y घट रहा होगा। यहाँ पे अब रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है कि कर्वेचर और मोमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है कि y घट रहा होगा, इसलिए y घट रहा होगा और कर्वेचर बढ़ रहा होगा, और दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पे कर्व आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल के होने के वजह से। और यहाँ पे ये फुल्ली एमपी को कभी टच नहीं कर पाएगा ये ग्राफ, ये जो कर्वेचर का ग्राफ है ये कभी एमपी को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हमारा एमपी आइडियल एमपी एग्जिस्ट ही नहीं करता है कभी। हम लोग फुल्ली प्लास्टिक के स्टेट पे आइडियली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि y विल नेवर बी इक्वल टू
जीरो। वाई विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, इसलिए हम लोग का जो कर्वेचर है वो कभी एमपी के कभी ये जो कर्वेचर है वो ये कभी जो एमपी को टच, हम लोग फुल्ली प्लास्टिक स्टेट को रीच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एमपी पे कभी फाइनली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एमपी को ये कभी टच नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो कर्वेचर है वो इनफाइनाइट भी नहीं होगा। हम ये बताए थे कि जो कर्वेचर है वो इनफाइनाइट भी नहीं होगा, लेकिन इलास्टिक के केस में बहुत ज्यादा होगा, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि इलास्टिक के केस में कितना ज्यादा है ये कर्वेचर। तो ये चीज समझ में आया आपको। तो यहां से एक निर्णय ले सकते हैं, यहां से एक बता सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए ये यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है या प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आप इसको सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये यील्ड से बहुत कम निकल के आता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन तो साफ साफ दिख रहा है कि जो यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उससे ज्यादा है, यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उससे ज्यादा है एमपी। तो जैसे जैसे हम लोग मोमेंट बढ़ाते जाएंगे तो कर्वेचर हमारा बढ़ते जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा निकल के आता है, मतलब अप टू द यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये लीनियर होगा, उसके बाद ये कर्वेचर होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाई के। तो यहां से ये चीज समझ में आया। अब यहां से एक चीज और समझ लीजिएगा कि ये जो प्लास्टिक कर्वेचर होता है वो इलास्टिक के कर्वेचर से ये कम से कम बहुत ज्यादा निकल, इनफाइनाइट तो नहीं होता है, लेकिन 6 to 7 टाइम्स मोर निकल के आता है, 6 to 7 टाइम्स मोर देन इलास्टिक। यहां से ये फाइनल मोमेंट ऑफ कर्वेचर, मोमेंट और कर्वेचर का रिलेशनशिप है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।